हेलो फ्रेंड, मैं हूं भारती सर और स्वागत करता हूं आप सभी का सार्थक क्लासेस दरभंगा के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज आपके सामने लेकर के आए हैं संपूर्ण बाल विकास का निचोड़। यह रामबाण है आपके लिए। जो अभी एग्जाम होने वाला है 31 जनवरी 2021 को, उसमें आपके लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस का काम करेगा। एकदम यूजफुल है। पूरे कंसेप्टों को एक साथ संग्रह हमने कर लिया है और उन्हीं को लिया है जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप कम से कम 8 से 10 बार जरूर देखें। 8 से 10 बार देखने पर क्या होगा ना, पूरा कंसेप्ट और भी क्लियर होगा, बहुत कुछ याद भी रह जाएगा। क्योंकि समय तो अब है ही नहीं, तो कम समय में भी बेहतर देने का आप तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो अच्छे से समझने का प्रयास आप करेंगे। और यह जो बाल विकास का संपूर्ण कॉन्सेप्ट है, यह केवल बाल विकास में ही नहीं, अन्य सब्जेक्ट में भी काम आएंगे। क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट का जो जड़ होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वह बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का कॉन्सेप्ट आपके सामने देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से। कम से कम 25 नंबर आना तय है, 25 से ऊपर भी आएंगे। तो 25 और 25 प्लस अगर आपको भी चाहिए तो वीडियो को एकदम शांतिपूर्वक, एकदम दिमाग लगा करके आराम से देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है विकास, डेवलपमेंट। अगर विकास वाला क्वेश्चन पूछे कि विकास क्या है, या कुछ भी लिखा रहे, विकास लिखा रहे, और कहीं पर भी ऑप्शन में गर्भधारण से मृत्यु तक लिखा रहे, या निरंतरता का सिद्धांत लिखा रहे, या सिर से पैर लिखा रहे, या मात्रात्मक एवं गुणात्मक लिखा रहे, या सामान्य से विशिष्ट लिखा रहे, या सरल से जटिल लिखा रहे, या एकीकृत से क्रियात्मक लिखा रहे, तो वो आंसर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि विकास जो है वो गर्भधारण से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। मतलब इसी को तो बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत, जो कभी ना रुके, लगातार चलता रहे, वही होता है निरंतरता का सिद्धांत। और विकास का जो दिशा का सिद्धांत होता है, वह पहले विकास होता है एक बच्चे के सर का, और फिर आखिरी में पैर का। इसको बोलते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, जो सिर से पैर की ओर होता है। फिर मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब हुआ जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं, आंख से देख करके भी पता कर सकते हैं। जैसे लंबाई में वृद्धि होना, वेट, भार में वृद्धि होना, तो यह मात्रात्मक होगा। और गुणात्मक जो है, जैसे किसी का व्यवहार अच्छा है, सही गलत के बारे में फर्क जानता है, तो ये गुणात्मक कहलाएगा। तो विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले बच्चा छोटा छोटा चीज सीखेगा, फिर बड़ी बड़ी बातें सीखेगा, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये था विकास वाले के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं अधिगम की। तो अधिगम क्या है कि विकास और अधिगम की गति एक जैसी नहीं होती है, दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो पहले अधिगम को समझ लेते हैं। अधिगम मतलब होता है कि जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन ना आए, अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं लेकिन उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, जीवन में कहीं यूटिलाइज ही नहीं करना है, तो वह सीखना कहलाएगा, अधिगम नहीं कहलाएगा। मतलब व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, एक उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, किसी आवश्यकता के लिए होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। तो जैसे ही मान के चलो कोई चीज हमने सीखा, अधिगम किया, तो क्या जरूरी है उसी रेशियो से विकास होगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो विकास और अधिगम की गति एक जैसी नहीं होती है। जहां दिखे टिक मार देना। अगला जो अधिगम में है वो है दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ भाई, विकास आपका जैसे जैसे अधिगम होगा, डेवलपमेंट भी होगा, गति एक जैसी नहीं होगी, लेकिन है तो जुड़े हुए, दोनों अलग नहीं है। फिर अगला बात करते हैं आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की। तो आनुवंशिकता को बोलते हैं वंशानुक्रम। उसका एक नाम और भी है प्रकृति, एक नाम और भी है जैविक। और बात करते हैं पर्यावरण की, जिसको वातावरण बोलते हैं, या उसी का दूसरा नाम है पोषण। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ दिख जाए, वही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। कभी भी कोई एक दिया रहेगा तो वो हमारा आंसर बेस्ट नहीं होगा। दोनों 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 रहना चाहिए, वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक बीज है, किसी का एक बीज है, मान लो हमको बोना है, तो अगर बीज को बोना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। और मान लो उस बार बारिश हुई नहीं। अगर बारिश हुई नहीं तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बीज वो फलेगा फूलेगा? कभी नहीं ऐसा होगा। तो मतलब यहाँ पर बीज आनुवंशिकता को बता रहा है, और ये जो बारिश का होना है यह पर्यावरण को बता रहा है। तो दोनों का ही होना जरूरी है। तो जिस क्वेश्चन में दोनों दिखे, आनुवंशिकता एवं वातावरण, टिक मार देना, एकदम बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला
प्राथमिक समाजीकरण की बात करते हैं, तो ये समाजीकरण में प्राथमिक समाजीकरण की बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, दो दो करके, दो दो को दिया रहेगा। इनमें से प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी कौन सी है, या द्वितीयक जिसको गौण बोलते हैं वो भी पूछता है। वह प्राथमिक समझ लेते हैं, प्राथमिक वाला अगर है तो प्राथमिक होगा, और जो बच गया वही सेकेंडरी होगा। तो सेकेंडरी बहुत सारा है लेकिन प्राथमिक सिलेक्टेड है। जैसे माता पिता प्राथमिक हुए, पड़ोसी प्राथमिक हुए, समाज प्राथमिक हुए, मित्र प्राथमिक हुए, घर परिवार प्राथमिक हुए समाजीकरण की एजेंसी। तो ये जहां जहां दिखेगा वह प्राथमिक होगा, और इसके बाद जो भी दिखेगा वह सेकेंडरी समाजीकरण होगा जो गौण कहलाता है। इस बात को भी आप याद रखे रहेंगे। पूछेगा कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी है, तो भाई इन जितने भी दिखे हैं सभी दिखे, चाहे कोई भी दो दिखे वही हमारा बेस्ट आंसर होगा। अगर है द्वितीयक तो इनके अलावा कोई और घुसा देगा ऑप्शन में तो पक्का वह नहीं होगा, क्योंकि प्रथम वाला को छांटना रहता है। तो ये था प्राथमिक समाजीकरण। अब बात करते हैं अगले पे पियाजे के बारे में, जीन पियाजे। अगर जीन पियाजे का क्वेश्चन हो और देखो क्या क्या लिखा रहता है, कहीं पर भी संज्ञानात्मक की बात की गई हो, या मानसिक की बात की गई हो, या बौद्धिक की बात की गई हो, या विकासात्मक सिद्धांत की बात की गई हो, या एस्कीमा की बात की गई हो, या प्रारूप, इसी को प्रारूप भी बोलते हैं एस्कीमा को, या ज्ञान की बात किया गया हो, समझ की बात किया गया हो, अंतर करना क्या बात किया गया हो, तर्क लगाने की बात किया गया हो, सूचना एकत्रित करने की बात किया गया हो। तो इतने सारे वर्ड अगर कहीं पर भी ऑप्शन में दिख जाए यह पियाजे को पॉइंट करेगा, तो पियाजे वाला ऑप्शन हमको सेलेक्ट कर लेना है। फिर बात करते हैं कोहलबर्ग के बारे में। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी कोहलबर्ग दिख जाए और इतना सारा दिख जाए, या तो नैतिक, या नैतिकता, या अवस्था का सिद्धांत, या नैतिक तर्क, या सही गलत की बात करें, तो कोहलबर्ग वाला हमारा आंसर बेस्ट होगा। देखिए कभी कभी क्या रहेगा ना कि डायरेक्ट कोहलबर्ग दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो इतने सारे ऑप्शन में से कोई भी एक पॉइंट दिखेगा वो लगा लेना। या रिवर्स में भी बात करते हैं, अगर इतने सारे पॉइंट क्वेश्चन में ही रहे और ऑप्शन में अगर कोहलबर्ग दिखे तो भी टिक मार देना, एकदम राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगला पे, वाइगोत्स्की की बात करते हैं। कहीं पर भी सामाजिक विकास लिखा रहे, या सांस्कृतिक विकास लिखा रहे, या सहयोग की बात लिखा रहे, समाज की बात लिखा रहे, या अंतःक्रिया की बात लिखा रहे, सीधा वाइगोत्स्की को पॉइंट करता है, एकदम टिक मार देना, वही आंसर सही होगा। अगला बात करते हैं स्कॉप होल्डिंग, जिसको बोलते हैं पाड़, ढांचा या पाड़ बांधना। यह क्या होता है कि एक बच्चा है अपने साथी के साथ या साथी की मदद से या बड़ों की मदद से कोई काम को पूरा कर लेता है, तो यही कहलाएगा स्कॉप होल्डिंग। यह जो सहारा देना होता है किसी दूसरे के द्वारा, यह अस्थायी प्रवृत्ति का होता है, टेम्परेरी होता है, तो यही कहलाएगा स्कॉप होल्डिंग, पार ढांचा या पार बांधना। फिर अगले बात करते हैं खुद से बात करना, कि कोई बच्चा है वो खुद से बात कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो उसका आंसर अगर व्यक्तिगत वार्ता लेंगे तो ये बात किसने कही थी, वाइगोत्स्की ने कही थी। तो कोई खुद से बात कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो व्यक्तिगत वार्ता होगा। लेकिन अगर वहीं पर पियाजे से पूछे तो पियाजे का कहना है कि खुद से बात करना, खुद से बड़बड़ाना यह अहम केंद्रित है या आत्म केंद्रित वार्ता है। तो इस बात को भी ध्यान देना, क्वेश्चन आते हैं एकदम आना तय फिर आएगा। अगला बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जो गिजू भाई ने दिया था। तो बाल केंद्रित शिक्षा में ध्यान देना है कि जितने सारे भी बातें होंगी वह बालक को ध्यान में रख करके किया गया होगा। जैसे कि एक शिक्षिका है, वह कक्षा में प्रत्येक बच्चे को जाकर के समझाती है, तो भाई एक एक बच्चे को समझाना किसको बता रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा को। इसमें याद रखना शिक्षक की भूमिका जो होती है ना, वह द्वितीयक समझ सकते हैं या शुभमकर्ता की समझ सकते हैं, प्राथमिक भूमिका एक बच्चे को होगा। तो इसमें क्या क्या लिखा रहेगा, तो इसमें लिखा रहेगा रुचि, कि बच्चे के रुचि पे भी ध्यान देना है। पूर्व ज्ञान, कि बच्चे को पहले से क्या आता है, अगर वो चीज हमको पता है उसके आधारित कोई चीज सिखाएंगे तो वह भी बाल केंद्रित में। तो बच्चे का पूर्व ज्ञान होना भी एक शिक्षक के लिए जरूरी है। अगला क्षमता, कि कितनी कैपेसिटी है बच्चे में कि वो समझ सकता है कि नहीं। चूंकि बाल केंद्रित है ना तो बच्चे को ही ध्यान देंगे, उसकी क्षमता पर ध्यान देंगे, तो उसकी क्षमता अकॉर्डिंग बात करेंगे। फिर अगला है सम्मान देना, अगर किसी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को सम्मान देना या उनकी भाषा को सम्मान देना, उनकी बोली को सम्मान देना, उनकी
तो यह बेस्ट ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो सम्मान देना वाला हमारा आंसर बेस्ट होगा। अगला, आवृत्ति, मतलब बार बार रिपीटेशन, बच्चा एक ही कार्य को बार बार कर रहा है तो निपुणता हासिल होगी। यह आवृत्ति को बढ़ावा देता है, बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये सारे के सारे पॉइंट बाल केंद्रित शिक्षा को निरूपित करता है। फिर अगला है प्रगतिशील शिक्षा, जो जॉन डीवी ने दिया था। इसमें क्या है कि बच्चे के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, उसके घर में खाने का है नहीं, उपाय है नहीं खाने का, और वो पढ़ने आ गया, तो यह प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण नहीं है। पहले खाने का जुगाड़ करो, फिर पढ़ने आना। मतलब समझ में आ रहा है ना कि अगर पढ़ाई हो रही है तो किसी उद्देश्य से होना चाहिए, जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए। जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, इसका यूज होना चाहिए, अपने वास्तविक जिंदगी में यूज हो जाना चाहिए। यही है प्रगतिशील शिक्षा का मतलब। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सब है। जैसे प्रगतिशील शिक्षा का कि जांच पड़ताल, कि बच्चा खुद से जांच पड़ताल कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुद से जांच पड़ताल करेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जांच पड़ताल हुआ। हस्तपरक, तो बच्चा खुद से कोई काम कर रहा है तो बहुत बेस्ट है। खुद से कोई काम करेगा तो टिकाऊ होगा, तो हस्तपरक गतिविधि बेस्ट होगा। प्रश्न पूछना, एक कक्षा है जहां पर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब बच्चे को समझ में आ रहा है, इसलिए बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। अगला, वैज्ञानिक अन्वेषण, एक बच्चा है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है, खोजी करता है। यही तो है प्रगतिशील शिक्षा की पहचान, कि खुद से बच्चा किया, वैज्ञानिक की तरह काम कर रहा है, तो यह हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। फिर अगला है लैब विद्यालय, कि बच्चे को जो कुछ भी सीखना है तो विद्यालय, वो जो लैब होता है वो विद्यालय में ही होता है, तो लैब विद्यालय की व्यवस्था प्रगतिशील शिक्षा में की गई है। तो इस तरह के पॉइंट से आपको ध्यान रखना है। अगला इसी में है स्पष्टीकरण की मांग, कि बच्चा आपसे पूछ रहा है, एक शिक्षक से पूछ रहा है कि सर आप नहीं समझे, जरा सा क्वेश्चन को स्पष्ट कर दें। तो क्या इससे आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे में समझ में तो आया कि समझ में नहीं आया? वह स्पष्टीकरण दे, तो यह बेटर होता है। स्पष्टीकरण की मांग करना एकदम पॉजिटिव है। फिर अगला है वास्तविक जीवन से जुड़ा हो, कि जो शिक्षा आप दे रहे हैं बच्चे को वास्तविक जिंदगी से जुड़ा होना चाहिए, और यही एनसीएफ 2005 भी कहती है। फिर है समस्या समाधान, कि एक बच्चा है किसी समस्या को समाधान कर रहा है, यह तो बहुत बेस्ट बात है। तो ये सब प्रगतिशील शिक्षा का कीवर्ड है, एकदम याद रखे रहेंगे, परफेक्ट आंसर बैठेगा सही। फिर अगला बात करते हैं समावेशी शिक्षा, मतलब वैसी शिक्षा जहां पर सभी को एक साथ एक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए। जैसे इसमें क्या प्रतिभाशाली बच्चा हो, या सृजनात्मक बच्चा हो, मंदबुद्धि बच्चा हो, या दिव्यांग बच्चा हो, या पिछड़े बालक हो, सभी को एक साथ पढ़ाना। क्वेश्चन बहुत घुमा करके ऐसे दे देगा, एक बच्चा है अधिगम अशक्तता वाला बच्चा है, तो उसको क्या करें, बाहर विद्यालय में भेज दें? कभी नहीं भाई, बाहर अगर विद्यालय में भेजना ही होता तो फिर ये जो समावेशी शिक्षा है वो किस काम का, मतलब सभी को समान शिक्षा दे, किसी भी तरह का बच्चा हो सभी को समान शिक्षा दे। हाँ, व्यवस्था की अगर बात करें तो वह व्यवस्था बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर कोई बच्चा है वह सुनने में असमर्थ है, मतलब अच्छे से सुन नहीं पाता है, तो उसको आगे बैठा दें, ये काम आप कर सकते हैं। दिखाई नहीं देता है, दूर की दृष्टि, मतलब दूर में दिखाई नहीं देता, जिसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, अगर ये समस्या है तो बच्चे को नजदीक बैठा ले, तो ये सब संभव है। लेकिन एक साथ पढ़ाएंगे, किसी विशिष्ट या विशेष विद्यालय में अगर लिखा रहे ना, इससे बच के रहना। विशिष्ट और विशेष स्कूल में भेजना, इन वर्ड से बच के रहना, कहीं बाहर नहीं भेजना है, यही पढ़ाना है, समावेशी में पढ़ाना है। फिर अगली बात करते हैं बुद्धि। अगर बुद्धि वाला क्वेश्चन पूछे और ऑप्शन में कहीं पर भी बहुआयामी बुद्धि दिखे, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस दिखे, सीधा टिक मार करके आ जाए। क्योंकि बुद्धि जो है ना वो सामर्थ्यों का समुच्चय है, बहुआयामी है, एक ही बुद्धि से एक ही समय में भिन्न भिन्न काम किया जा सकता है। तो बहुआयामी वाला ऑप्शन जहां दिखे सीधा टिक मार करके आ जाए, एकदम परफेक्ट आंसर बैठेगा। अगला लैंगिक मुद्दा। अब लैंगिक मुद्दे की बात होगी तो ध्यान देना यहां पर लैंगिक मुद्दा में कि मतलब पुरुष और स्त्री के बारे में तुलनात्मक बात होगी, मतलब कहीं ना कहीं वरीयता की बात होगी कि भाई हम लोग ऐसा समझते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, तो कहाँ ऐसी बातें लिखी हुई है भाई, किसने ऐसे बातें की? मतलब एकदम क्या रूढ़िबद्ध बातें होंगी जो पहले से धारण कर लिए हैं, जो मिथक है, जो झूठ है। तो इस तरह की बातों से बचना। तो लैंगिक में कभी भी तुलनात्मक वर्ड होगा तो नहीं भाई, एक समानता की बात। अगर लैंगिक को अगर बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे? लैंगिक मुद्दा को, लैंगिक विभेदीकरण को बदलना होगा तो क्या करेंगे? तो भाई जो परंपरा पहले से चलती आ रही है उसको बदलना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन था कि एक पिताजी हैं जो घर के काम करते हैं और एक माता जी हैं जो साहसी काम करती है, तो यह किसको बता रहा है? यह लैंगिक मुद्दे से जुड़े बातों को
दर्शा रहा है कि देखो एक महिला होने के कारण साहसी काम कर सकती है, एक पिता भी घर का काम कर सकता है। यह लैंगिक मुद्दा जो है उसको दूर करने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या क्या रहेगा लैंगिक मुद्दा में? तो इसमें रहेगा सामाजिक संरचना। क्वेश्चन पूछेगा लिंग है तो सामाजिक संरचना या समाज के द्वारा निर्माण किया गया कि तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम गणित नहीं पढ़ पाओगी, तुम लड़का हो, तुम गणित में बेहतर करोगे। अरे यही तो है लैंगिक पूर्वाग्रह कि पहले से सेट कर लिए, तो बचना ऐसे शब्दों से। तो लिंग क्या है? सामाजिक संरचना है। रूढ़िबद्ध एवं पूर्वाग्रह, इस ये वर्ड दिखे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे जहां पर लगे ना कि पक्ष ले रहा है, या तो लड़की का नहीं तो लड़का का पक्ष ले रहा है, और ऑप्शन में कहीं पर रूढ़िबद्ध एवं पूर्वाग्रह दिखे, सीधा टिक मार करके आ जाएं। अगला आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसको स्व प्रेरणा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए कि एक बच्चा है, वो पढ़ता है, फिर समय जब बचता है तो विद्यालय लाइब्रेरी में जाके पढ़ता है, फिर समय जब भी उसको समय मिलता है सोते सोते भी थोड़ा सा पढ़ लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? वह बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, और आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना सबसे बेस्ट मोटिवेशन कहलाता है। तो आंतरिक रूप से प्रेरित होना अगर लिखा रहेगा तो वही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। फिर अगला बात करते हैं व्यक्तित्व विभिन्नताएं। तो व्यक्तित्व विभिन्नता में क्या होगा? भाई दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें 100% सिमिलैरिटी हो, समानता हो। ईश्वरीय रह के आंख का नीला होना, भाई ये तो वंशानुक्रम को बता रहा है। लेकिन मान के चलो और एक बेटी और है, अगर उनकी आंखें नीली नहीं है तो यह व्यक्ति विभिन्नता हुआ। रंगों का अलग होना व्यक्ति विभिन्नता होगा। तो संसार में जितने सारे भी लोग होंगे सब में कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी इज्जत देने की बात हो कि बच्चों को महत्व दिया जाता है, बच्चों को इज्जत दिया जाता है, उनकी बोली को सम्मान दिया जाता है, तो वही आंसर बेस्ट होगा। नकारात्मक आंसर से बचें, ध्यान रखना नेगेटिव आंसर से बचना है, हमें पॉजिटिव चाहिए, क्वेश्चन पॉजिटिव है। तो फिर अगला बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण मतलब क्या होता है कि बच्चे के समस्या को पता लगाना कि क्या कारण है कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है, उस सीखने के कारण को पता लगाना ही कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। तो प्रश्न में जब कभी भी पूछे परीक्षण वाला वर्ड तो आंसर क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण। अगला है उपचारात्मक शिक्षण। अब आपने निदानात्मक काम कर लिया, समस्या का पता कर लिया, उपचार करें। तो समस्या का पता लगने के बाद उस पर उपचार करना ही क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण, या इसी को बोलते हैं समस्या निवारण कहलाता है। अगला है अधिगम के लिए आकलन। इसमें बच्चे का पूर्व ज्ञान का होना, बच्चे के रुचि का होना, आवश्यकता का होना, दौरान की बात हो या पूर्व की बात हो या प्रक्रिया के दौरान की बात हो, तो इन सबको बताने वाला कौन है? अधिगम के लिए आकलन। इसमें होता क्या? एक्चुअली ये सबसे बेस्ट आकलन का तरीका होता है। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि आकलन मूल्यांकन क्यों करते हैं। वह उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए, जिसको आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं, उत्पन्न करने के लिए। और ये प्रेरणा की शुरुआत कहां से होती है? तो आवश्यकता से होती है कि जब आप में आवश्यकता होगी आप में प्रेरणा होगा। तो भाई अगर प्रेरणा है तो मूल्यांकन भी अच्छे से हो जाएगा। तो बात करते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन या आकलन की बात करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा है जिसका हमने डायरेक्ट एग्जाम ले लिया, या वो डायरेक्ट कोई एग्जाम सीटेट का एग्जाम दिया और एग्जाम में फेल कर गया, सुसाइड कर लेगा। हो सकता है सुसाइड कर ले बच्चा, डायरेक्ट एग्जाम दिया सुसाइड कर ले। लेकिन सीटेट के एग्जाम से पूर्व अगर बहुत सारा एग्जाम हम ले लें, पढ़ाने के दौरान एग्जाम ले लें, इतना एग्जाम ले लें कि बच्चे को प्रैक्टिस हो जाए वो चीज करने की, तब बेहतर भी करेगा। तो प्रक्रिया के दौरान अगर करते हैं तो बच्चे गलती करता है तो उसको वहीं पे सीखता है और बेहतर उस पर परफॉर्मेंस अपना करता है। तो प्रक्रिया के दौरान अगर कोई आकलन होता है तो वो सबसे बेस्ट आकलन होता है, जिसमें रुचि, बच्चे की आवश्यकता, हर किसी को हर पॉइंट को जानने में एक शिक्षक को मदद मिलता है। अब प्रक्रिया के दौरान में अधिगम के लिए आकलन, तो कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर न समझ में आए ना और ऑप्शन में अधिगम के लिए आकलन दिया हो तो के लिए पे टिक मार के आ जाना, संभवतः वही सही आंसर हो सकता है। अब बात करते हैं अधिगम का आकलन। अब क्या होगा कि भाई के लिए तो हो गया, प्रक्रिया के दौरान तो हमने कर लिया, अब प्रक्रिया खत्म हो गई, हमारा सिलेबस खत्म हो गया, तो अब एक संपूर्ण टेस्ट का आयोजन करते हैं। तो संपूर्ण टेस्ट में आपकी क्या उपलब्धि रही है, क्या आपका स्तर रहा है, उस स्तर का क्या हो जाएगा पता चलेगा। इसमें किसमें? अधिगम का आकलन में। इसमें पाठ की समाप्ति या खत्म होने पर यह टेस्ट लिया जाता है, आकलन लिया जाता है। फिर अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।
सतत मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या, अगर अधिगम सतत है तो मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। और मूल्यांकन एक बच्चे का भी होना चाहिए, एक शिक्षक का भी होना चाहिए, दोनों का मूल्यांकन होना चाहिए। इससे अभी प्रेरणा हमें मिलती है और यह आवश्यकता पे शुरू होती है। तो और व्यापक, तो व्यापक मतलब होता है समग्र, टोटल। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि एग्जांपल से समझिए, मान लो कोई नियम है, कोई भी नियम, ग्रेविटेशनल का हो चाहे कोई भी नियम हो, नियम है, तो बच्चे ने नियम क्या सीखा है। तो अगर नियम क्या सीखा है, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक स्तर। फिर कि नियम को समझा है कि नहीं समझा है बच्चा, तो समझने की बात आएगी तो भावात्मक स्तर होगा। फिर प्रयोग करना है, उस नियम को आप प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, ये क्रियात्मक स्तर आएगा। तो ये तीनों स्तर अगर बच्चे को समझ में आ चुका है तो इसी को बोलते हैं संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाना। तो उसमें सब कुछ आ जाता है भाई, सतत भी और व्यापक मूल्यांकन भी होना चाहिए एक बच्चे के लिए। इसमें जहां से ये सब पॉइंट दिखे ना, सीधा टिक मार देना, सतत और व्यापक मूल्यांकन वो भी सही है, सीधा टिक मार के आ जाना, एकदम सही होगा। फिर अगला बात करते हैं त्रुटि एवं प्रयास। त्रुटि मतलब क्या होता है, गलती करना, और प्रयास मतलब क्या होता है, फिर से उसको प्रयास करना, सीखना। अधिगम का अभिन्न अंग है, मतलब क्या, बच्चा अगर कोई चीज सीख रहा है तो गलती तो होबे करेगा, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बोलेगा कि बच्चे ने गलती की, उसे बाहर निकाल दो, उसे डांट दो, उसे फटकार दो, इस तरह से बचे। कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न भाग है। एक शिक्षक को क्या देखना चाहिए, उसके पीछे का उद्देश्य, कि भाई बच्चे ने तो प्रयास तो किया है, तो गलती करना पॉजिटिव सेंस है, गलती को समझना पॉजिटिव सेंस है, बच्चे ने गलती किया पॉजिटिव है। तो इस ध्यान रखना, गलती वाले को पॉजिटिव लेकर के चलना है कि भाई आप जितना अधिक प्रयास करोगे त्रुटि उतनी कम होगी, भूल उतना ही कम होगा। जैसे आ रहा होगा समझ में कि प्रयास आपका अधिक होगा, त्रुटि आपकी घटती जाएगी। तो यह अधिगम की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, भाग है, गलती पॉजिटिव लेना है। अगले पे बात करते हैं अभिसारी एवं अपसारी। अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जन। इसमें क्या होगा कि अगर हम मान लो कि हमें कोई जानकारी चाहिए, हमें कोई निष्कर्ष निकालना है, तो निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो मेरे पास वो लिमिटेशन हो, जानकारी का लिमिटेशन हो, कम मात्रा में हो। जैसे एक वकील है जो केस लड़ रहा है, तो केस लड़ेगा किसी का, तो उसके लिए जानकारी उस केस से रिलेटेड ही नहीं करेगा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो अभिसारी के अंतर्गत आएगा। अर्थात जहां पर आपके लिए विकल्प बहुत ज्यादा ना हो, साधन बहुत ज्यादा ना हो, तो वो अभिसारी होगा। एक आता है अपसारी, जहां पर क्या होगा कि आपके पास विकल्प बहुत है, आउट ऑफ द बॉक्स, बक्से से बाहर निकलना, डाइवर्जेंट की बात बता रही है, जहां पर विकल्प बहुत हो, एक से अधिक आपके पास ऑप्शन हो, मुक्त अंत वाला बात होगा, तो आप ये क्या होगा, अपसारी होगा। मुक्त अंत वाला प्रश्न, जहां पर उस प्रश्न के आंसर विभिन्न तरीकों से दिया जा सकता है, वो मुक्त अंत वाला होता है। तो यहाँ पर अपसारी का मतलब क्या होगा कि दिए गए डेटा में बच्चा अपना तरफ से कुछ नया जोड़ेगा, तो वह अपसारी होगा। जैसे कोरोना वैक्सीन अभी इसका जीता जाता एग्जाम्पल है अपसारी का, क्योंकि अपसारी जो होता है वो सृजनात्मक चिंतन होता है। तो याद रखना इस सब की बात को, एग्जाम में पूछते ही पूछे हैं कि अभिसारी और अपसारी क्या होता है। अगला, बच्चा वैज्ञानिक के रूप में, बच्चा वैज्ञानिक के रूप, इसमें क्या होगा, बच्चे में जिज्ञासा होगा, बच्चे तीव्र गति से कोई काम करेगा, फटाफट दिमाग भी तेज होगा, बच्चा प्रयोग करेगा, नया कुछ नया करना चाहेगा, सृजन करेगा, निर्माण करेगा, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। किसमें, वैज्ञानिक में। तो कहीं पर भी दिखा रहे कि बच्चा शिक्षक से प्रश्न करता है, यह बहुत अच्छी बात है। बच्चा खुद से कोई काम करता है, एकदम बेहतरीन बात है। बच्चा कुछ नया करना चाहता है, खिलौने को लेकर के एक नया खेल खेल रहा है, सृजनात्मक बात होगी। तो यही आता है किसके अंतर्गत, बच्चा एक वैज्ञानिक के रूप में, कुछ निर्माण की बात होगी। फिर अगला, बच्चा एक समस्या समाधान कर्ता के रूप में, वही बच्चा है जिसके सामने समस्या आएगा तो समाधान भी कर लेगा, और जो समाधान करेगा वही तो वैज्ञानिक रूप में होगा। बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक पियाजे ने बोला था, जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि बच्चे को बोले हैं कि 8 को 6 से गुना करो, मल्टीप्लाई करो, लेकिन मान लेते हैं कि बच्चे को 5 तक 6 तक का ही पहाड़ा आता है, तो बच्चे तो गुना नहीं कर पाएगा।
तो बच्चा क्या करेगा, 6 को 8 बार पढ़ देगा, मतलब 6 गुने 8 कर देगा। तो यहाँ पर क्या था, 8 गुने 6, बच्चे को 6 तक ही आता था, तो बच्चे को यहाँ पर 8 को 6 बार पढ़ना था, वो आ नहीं रहा था, बच्चे को समस्या हो गई थी। लेकिन बच्चे ने क्या किया, समाधान किया। तो कैसे किया, 6 को 8 बार पढ़ दिया, रिजल्ट तो वही आएगा 48। तो ये समस्या का समाधान करता भी बच्चा होता है। इस तरह का आंसर रहेगा तो आपको ले लेना है। फिर अगला है और आखिरी है करके सीखना, जो एनसीएफ 2005 की बोलती है कि बच्चे को खुद से करवाओ, सक्रिय रूप से। बच्चे क्या होगा, इंद्रिया एक्टिव होगा, बच्चा को मतलब टिकाऊ ज्ञान रहेगा, सक्रिय पॉजिटिव रहेगा। ज्ञान को अनुभव में बदलना कि भाई आपके पास जितना भी नॉलेज है, जो भी आपके पास है, उसको व्यवहार में लाओ, उसको अनुभव में लाओ। यही होता है एनसीएफ का उद्देश्य। रटंत प्रणाली से शिक्षा क्या हो, मुक्त हो। रटने की बात खत्म करो, समझने की बात करो। तो ये सब आता है किसके अंतर्गत, करके सीखना के अंतर्गत। तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 27, 27 पॉइंट हुए और 27 के 27 सभी महत्वपूर्ण है। देखना पेपर में दिखेगा, हर बार दिखेगा। अभी 31 जनवरी 2021 के पेपर में भी दिखेगा और आने वाले सत्र में भी दिखेगा। जब जब सीटेट पूछेगा यही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। और ये सारे के सारे पॉइंट अति महत्वपूर्ण थे। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, एक बार और वीडियो देखें, एक बार नहीं, कम से कम 7 से 8 बार वीडियो को देखें। मेरा गारंटी है कम से कम 25 या 25 प्लस नंबर आना तय है। तो अभी समय कम था, कम समय में भी बेहतर देने का प्रयास किया है। और अगर आपको भी हमारा अगला बैच सीटेट का 2021 के लिए ज्वाइन करना हो तो फरवरी में 25 फरवरी को 25 फरवरी 2021 को शुरू हो रहा है मारवाड़ी कॉलेज के बगल में डॉक्टर AK चौधरी केमिस्ट्री क्लास के 2nd फ्लोर पर सार्थक क्लासेस दरभंगा, जहां होते हैं सपने साकार, क्योंकि वहां पर है भारतीय सर का विश्वास। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में। और तब तक के लिए आपको मैं क्या बोला, आपकी तैयारी तो अच्छी हो गई होगी। अगर नहीं भी तैयारी है तो यहां से भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मेरा उम्मीद है कि आपका रिजल्ट होगा, 8-10 बार पढ़े, बेहतर आपका रिजल्ट होगा। तो विच यू ऑल द बेस्ट माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।